हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकॉस हेवन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। तो स्टीरियो आइसोमर के अंदर आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स पहले हम इसके डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे स्विच करेंगे। ठीक है, चलिए। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने क्या बताया था, आइसोमर का मतलब क्या होता है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट उसकी होती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, जो कि हमने स्ट्रक्चर में भी देखा था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाज डिफरेंट। दैट्स व्हाई इसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते थे। आइसोमर्स मतलब सेम टाइप के। ठीक है, और आज हम क्या पढ़े? स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो मतलब डिफरेंट स्पेस में, डिफरेंट अरेंजमेंट में उसके आइसोमर्स बना रहे हैं। मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट different properties, physical, chemical or biological, due to different arrangement of atoms in space. Space में arrangement of atom अलग अलग होगा। मैं आपको पढ़ाऊंगी सिस ट्रांस होते हैं, EZ होते हैं, सिन एंटी होते हैं। मैं फर्दर आगे आपको लेक्चर में पढ़ाऊंगी। अभी हम क्या बात करें? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट अरेंजमेंट दैट इज कॉन्फिगरेशन इन स्पेस शुड बी डिफरेंट। तो वो क्या किसके अंदर आएंगे? स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर। आप पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। और एक और बात कि अगर स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है तो ऑब्वियसली बात है कि इसके फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे, क्योंकि कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे। स्पेस में जो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम था उसकी वजह से। चलिए आप डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम आगे स्विच करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि स्टीरियो आइसोमर फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है। उसके अंदर क्या आता है? कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, कॉन्फिगरेशनल फर्दर दो पार्ट में होते हैं, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो चलिए हम पहले कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल के बारे में जान लेते हैं, फिर हम आगे के पार्ट्स देखेंगे कि कॉन्फिगरेशन आइसोमर क्या होता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अलोंग द बॉन्ड। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या हुआ? वर्ड सुन के बहुत हैवी सा लग रहा है, पता नहीं क्या होगा मैम, आप जल्दी से बता दीजिए, आई एम सो क्यूरियस। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब होता है कि किसी भी बॉन्ड के अलोंग उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो, वो घूम ना सके। ठीक है, वो बॉन्ड अगर घूमेगा तो वो टूट जाएगा, मतलब वो घूम नहीं सकता है। लेकिन कॉन्फॉर्मेशनल में अलोंग द सिग्मा बॉन्ड वो घूम सकते हैं। मैं उसको डायग्राम के थ्रू अभी बताऊंगी, पहले आगे का पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, नॉन इंटरकन्वर्टेबल कॉन्फिगरेशन आइसोमर्स एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे सिस ट्रांस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, सिन एंटी में नहीं हो सकता, EZ में नहीं हो सकता। वो जो इंडिविजुअल हमने आइसोलेट किया है वो वही रहेंगे। ठीक है, लेकिन कॉन्फॉर्मेशनल दे आर इंटरकन्वर्टेबल, मतलब एक फॉर्म को हम दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो आगे के लेक्चर्स में आप देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट कैन बी आइसोलेटेड because potential barrier is high. Potential barrier is high which cannot be obtained at room temperature. एक दूसरे को आइसोलेट मतलब कॉन्फिगरेशन आइसोमर्स जो हम कोई भी एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे सिन और एंटी हमें किसी इक्वेशन, किसी भी रिएक्शन से मिली, ठीक है, उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बैरियर उसकी बहुत ज्यादा है, जो कि रूम टेम्परेचर पे नहीं मिल सकती। मतलब जैसे सिस और ट्रांस हमने आइसोलेट किया, वो एक दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब ये सिस है तो सिस ही रहेगा, ट्रांस है तो ट्रांस ही रहेगा। ठीक है, लेकिन कॉन्फॉर्मेशन आइसोलेट नहीं कर सकते, वो फॉर्म जल्दी जल्दी चेंज करते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा इंटरकन्वर्टेबल है, मतलब अगर स्टारगेट आया तो इक्लिप्स तुरंत बन जाएंगे, वो इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं। तो अगर बहुत फास्टली होंगे तो आप आइसोलेट नहीं कर पाएंगे उसको, बट कॉन्फिगरेशन जैसे सिस ट्रांस है वो सब आइसोलेट कर सकते हैं। आप जल्दी से ये पॉइंट्स नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉन्फिगरेशन आइसोमर के फर्दर दो पार्ट होते हैं, दैट इज इनैंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर। इनैंशियोमर के अंदर पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, और डायस्टीरियो के अंदर पढ़ेंगे क्या?
ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। अब देखते हैं एनांशियोमर्स क्या होते हैं। दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मतलब मिरर इमेज तो बनेगी पर एक दूसरे के ऊपर अगर हम सुपर इम्पोज करेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। मतलब अगर आप जैसे कोई किसी को हमने मिरर इमेज बनाया, ये इसकी मिरर इमेज है, ठीक है, क्योंकि मिरर इमेज बनाते हैं तो पलट जाती है। मिरर इमेज है तो एक दूसरे के ऊपर अगर सुपर इम्पोज करेंगे तो वो एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन डायस्टीरियोमर्स वो मिरर इमेज बनाते ही नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एनांशियोमर के अंदर ऑप्टिकल आइसोमर्स, मतलब जितने भी ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं दे आर एनांशियोमर्स, ठीक है। लेकिन डायस्टीरियोमर्स में भी हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। इसका मतलब क्या हुआ आप समझ सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कैन बी एनांशियोमर्स एज वेल एज डायस्टीरियोमर्स, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर है तो वो सिर्फ क्या होगी, डायस्टीरियोमर होगी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है छोटे छोटे एमसीक्यूज में, जो कि आपके रैंक इंप्रूव करने में काम आते हैं, क्योंकि बच्चे जनरली इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते, पर आप तो देंगे क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब जैसा कि मैंने कहा था आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने बोला इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अलोंग द बॉन्ड, मतलब बॉन्ड को घुमाने में रिस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के पॉइंट है, ठीक है। आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि एनसीईआरटी ही हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस होता है, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, मतलब एनसीईआरटी को हम माता कहते हैं, भगवान, कि अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है मतलब एनसीईआरटी की पूजा करो। पूजा का मतलब नहीं है कि आरती लेके घंटी लेके बैठे हुए, इसका मतलब होता है उसको बहुत ही ध्यान से लाइन बाय लाइन हर एक पॉइंट का मतलब समझे, ठीक है। चलिए आज पढ़ते हैं। ये है सी डबल बॉन्ड CH3CH3 सिन और एंटी, मतलब सॉरी सिस एंड ट्रांस, ये है सिस फॉर्म। सिस फॉर्म की कैसे कहलाता है कि सेम ग्रुप सेम साइड हो, ठीक है, सेम ग्रुप सेम साइड है, तो ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म। तो चलिए जैसे मैंने बताया था रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, अगर डबल बॉन्ड होती है कोई भी, हम अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो हम अलोंग द डबल बॉन्ड पढ़ते हैं, लेकिन अगर साइक्लो कंपाउंड्स में पढ़ेंगे तो अलोंग द सिंगल बॉन्ड होगी, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे। क्या सुना आपने, अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो जनरली हम डबल बॉन्ड के अलोंग पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट करता है, वो घूमने नहीं देता है, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, और मैं आगे बताऊंगी ये कैसे नहीं घूम पाता है, ठीक है। और अगर साइक्लो कंपाउंड है तो वो सिग्मा की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो चलिए देखते हैं, डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होती है एक पाई होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अगर सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, अलोंग द एक्सिस होता है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और ये CH3 था, ये भी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है। मैं आपको रेस्ट्रिक्ट रोटेशन कैसे रेस्ट्रिक्ट होता है वो बता रही हूँ। एक सिग्मा तो हमने बना दिया, और एक क्या था हमारे पास, एक पाई था। पाई क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज अबव द प्लेन एंड इज बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, और वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। अब आप सोचिए कि ये डबल बॉन्ड था, और हमने कहा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड के अलोंग ही हम पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड के अलोंग ही होता ही है, ठीक है। अब देखो आपकी सिंगल बॉन्ड अगर था तो वो आराम से घुमाते तो हम घूम जाता, ठीक है। हम कैसे भी इसको रोटेट कर सकते थे, इंटर कन्वर्ट भी कर सकते थे, जैसे कि कॉन्फॉर्मेशनल में होता है, पर हमने क्या पढ़ा, कॉन्फिगरेशनल में ऐसे नहीं होता है। अब आप देखिए इसमें एक सिग्मा था और एक पाई था। अब पाई था तो अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, ठीक है, और वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। अब आप सोचो आप इसको रोटेट करोगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगी, मतलब आप नहीं कर सकते हो। समझ में आया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब, आप इसको घुमाना चाहोगे ये बॉन्ड टूट गई, इधर से घुमाना चाहोगे ये बॉन्ड टूट गई, ठीक है। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप सीधे कहो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अलोंग द बॉन्ड, ठीक है। चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए सिस एंड ट्रांस फॉर्म देखते हैं। सिस फॉर्म क्या होता है, टू आइडेंटिकल ग्रुप शुड लाई ऑन सेम साइड,
ठीक है। अगर सेम आइडेंटिकल ग्रुप, मतलब अगर CH3 है तो CH3Cl है, तो कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप अगर सेम साइड लगे हो तो हम किस में कंसिडर करेंगे उसको, सिस में, और अगर अपोजिट साइड हो तो किस में, ट्रांस में। मतलब कोई दो साइड कोई भी एटम या ग्रुप सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं C+C XZ, C+C XY, इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक ग्रुप हमारा कॉमन था। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, C+C ClH ClH। तो आप देख सकते हैं सेम ग्रुप सेम साइड है। ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगा, ये सिस है। अब आप सिस है, चलो आप इधर ट्रांस देख लो पहले। C+C Cl शुड बी, ट्रांस का मतलब क्या हुआ, द सेम ग्रुप शुड बी ऑन अपोजिट साइड, तो ये कौन सा हो गया, ट्रांस। अब आप इसकी नॉमेनक्लेचर करके देखो तो आप इसका नाम आप क्या लिख सकते हो, सिस 1, ये 1 था। पहले आप सबसे पहले मैंने क्या बताया था, नंबरिंग करके देखो 1 2, मतलब 1 और 2 पे क्लोरो है, सिस 1 2 डाई क्लोरो इथीन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिस 1 2 डाई क्लोरो इथीन। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत आते हैं ऐसे ऑप्शंस आपको आएंगे, सिस हो गया या ट्रांस हो गया, क्या बनेगा, कोई रिएक्शन है उसके बाद सिस फॉर्म बन रहा है या ट्रांस फॉर्म बन रहा है, वो ऑप्शन में आपको दे देंगे ऐसे सिस नॉमेनक्लेचर करके, तो आप कर सकते हो, आप समझ गए हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस 1 2 डाइक्लोरो इथीन। ठीक है, आप समझ गए सिस एंड ट्रांस फॉर्म क्या होते हैं। चलिए अब मैं इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताऊंगी। जैसा कि मैंने बोला कि अगर स्पेस में कॉन्फ़िगरेशन अलग हो रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उसकी केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। तो चलिए, उस डाइपोल मोमेंट भी चेंज होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार IIT JEE में और नीट के एग्जाम्स में आते रहा है कि डाइपोल मोमेंट के बारे में, सिस एंड ट्रांस फॉर्म में क्या डिफरेंस हो जाता है। चलिए आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में, आप पहले इसे नोट कर लें। चलिए, जैसा कि मैंने बोला कि अभी जो पॉइंट मैंने बताया उसको एक नोट पॉइंट करके आप लिख लें, क्योंकि आपको बोर्ड्स भी देना है। तो चलिए मैं एक बार डिक्टेट कर देती हूँ। सिस एंड ट्रांस हैव द सेम स्ट्रक्चर बट हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, जो कि स्टीरियो आइसोमर का डेफिनेशन है। ठीक है, these isomers differ in their properties like melting point, boiling point, solubility and dipole moment। ठीक है, मैंने बताया कि अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है मतलब उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। आप देख सकते हैं क्या क्या चेंज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड डाइपोल मोमेंट। चलिए एग्जांपल के थ्रू हम डाइपोल मोमेंट समझते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने इस पे ज्यादा फोकस किया है। तो चलिए देखते हैं। आपको पता होगा, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रिक। ठीक है, तो कार्बन की, फ्लोरीन की कितनी थी, 4, और उससे हमने क्या बताया, 0.5 घटाना है। मैं उस पर्टिकुलर पीरियड की बस बात कर रही हूँ। ठीक है, तो कार्बन के क्या होगी, आप सोच सकते हैं 2.5। तो CH3, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हुई, 2.5, एंड डबल बॉन्ड कार्बन की होती है 2.75। वो आप देख सकते हैं। हमने क्या पढ़ा, डाइपोल मोमेंट में हम क्या जानते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाता है। तो ठीक है, आप एरो, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि हम एरो से इसको डिनोट करते हैं, तो आप देख सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जा रहा है। और अब इसमें भी वही हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आप देख सकते हैं ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म है, अपोजिट साइड है, तो ये है ट्रांस फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जुड़ रहे हैं आपस में, आप देख सकते हैं ये आपस में जुड़ रहे हैं। और आप इधर देखो तो आपका एरो किधर जाएगा, अलोंग दिस एंड अलोंग दिस। तो आप देख सकते हैं ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और ये आपस में ऐड हो रहे हैं। मतलब इसका डाइपोल मोमेंट नॉन इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब ये पोलर है, मतलब पोलैरिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ है। अगर वो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं तो उसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, 0, मतलब दे आर नॉन पोलर। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर नॉन जीरो हो रही है, मतलब कैंसिल आउट ना हो रहे हो,
डायरेक्शंस के थ्रू भी हम डायपोल मोमेंट निकालते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से भी निकालते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसे करने के। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं एक अलग लेक्चर डायपोल मोमेंट के करवा दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा अगर आपको डाउट हो डायपोल मोमेंट निकालने में तो। ठीक है, आप इसे देख लें। तो ये क्या हुआ, ये दिस इज पोलर एंड दिस इज नॉन पोलर। आप देख सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से कितनी सारी प्रॉपर्टीज बदल गई। अब आप देखो एनसीईआरटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी आपको लिखवा दूंगी, नोट पॉइंट में आप वो लिखिएगा और स्टार मार्क करिएगा क्योंकि वो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आप पहले से नोट कर लें। चलिए देखते हैं, मैंने जो बोला नोट पॉइंट कि in case of solids it is observed that the trans isomer has higher melting point than the cis form। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके होता क्यों है, पहले आप ये जान लीजिए कि ट्रांसफॉर्म हमने देखा कि उसका डायपोल मोमेंट भी 0 हो रहा था, कैंसिल आउट हो रहा था और उसकी क्रिस्टल लैटिस बहुत अच्छी होती है, वो इजिली फिट हो जाते हैं। अब आप सोचो कि आप किसी डब्बे में प्लेन करके किसी चीज को अरेंज करो, मतलब आप स्क्वायर्स अरेंज कर रहे हो, टोटली फिट अरेंज करो, तो उसको निकालना, उसको तोड़ना मुश्किल होगा। ठीक है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ कि ब्रेक करने, बॉन्ड ब्रेक कर जाए, किस पॉइंट पे वो बॉन्ड ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बिकॉज ऑफ ग्रेटर क्रिस्टल लैटिस अलाउइंग द क्लोजर अप्रोच, वो आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। अगर आप कोई भी चीज बहुत क्लोजली पैक है उसको तोड़ना मुश्किल होगा। ठीक है, और सिस फॉर्म में क्या होता है, उतनी क्लोजर पैकिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उसके मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम सिस एंड ट्रांसफॉर्म, मैं बस एक क्वेश्चन करा दी क्योंकि ये टॉपिक बहुत इजी है। अगर आप डिमांड करोगे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगर आपको और फर्दर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए तो मैं फिर से एक लेक्चर लेके और भी क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो चलिए हम देखते हैं, हमने क्या बोला कि कोई एक एटम या फिर कोई एक भी कंपाउंड कार्बन से, डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पे सेम होने चाहिए, तभी तो हम सिस एंड ट्रांस अलग कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि CH2 यहाँ पे दोनों सेम हो गए, मतलब ये क्या बना, CA2 डबल बॉन्ड C मतलब B। ठीक है, अब आप देखो कि अगर दोनों C डबल बॉन्ड C, इधर B था इधर H, मैं एक पर्टिकुलर AB करके डिनोट कर रही हूँ, वो फर्द यहाँ पे BC2H5 है और इधर CH2 है। ठीक है, आप देखो कि A यहाँ पे और ये A फॉर्म चाहिए, आप कहोगे कि मैम देखो A एंड B एक साइड, A एंड B एक साइड तो अलग अलग है ना, हमने क्या बोला कोई भी एक फॉर्म दो जगह सेम होनी चाहिए, सेम साइड में। ठीक है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं C6H5CH, ये कैसे बनेगा, आप डायग्राम के थ्रू, अगर आप अभी पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको नहीं समझ आ रहा है तो चलो आप डायग्राम ड्रॉ करके देख लो। H एंड C6H5, जैसा कि हमने बोला कि सेम ग्रुप सेम साइड होंगे तो सिस, अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांसफर। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप लगे, मतलब ये नहीं बन सकता। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये भी सेम है, CH2 यहाँ पे 2 बार H है एंड यहाँ पे 2 बार NH2 है। चलिए देखते हैं C, आप डायग्राम के थ्रू देख लो, NH2 and here is also NH2 H। अब मैंने क्या बोला कि सेम साइड में सेम ग्रुप होने चाहिए, तो सिस है, अपोजिट साइड यहाँ पे तो एक ही कार्बन पे 2 H है एंड NH2 है। अब देखो तो फिर ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ठीक है, चलो Cl CH3 H एंड फर्दर CH3, तो मैंने यहाँ पे इसको सिस फॉर्म बनाया है, आप ट्रांस भी इसके बना सकते हो। मैंने क्या बोला, सेम साइड, आपको दिख रहा है CH3 विजिबल है आपको, नहीं है तो आप खुद भी बना सकते हो, आप अपने इतने एक्सपर्ट हो गए हो। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, मतलब इसमें हम सिस एंड ट्रांस फॉर्म बना सकते हैं। तो चलिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको बहुत लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स दे देंगे, वो तो ये तो सिंपल वाले थे, एक डबल बॉन्ड थी तो आप इजिली निकाल पा रहे थे, बता पा रहे थे कि सिस एंड ट्रांस भी बनेगा। पर आपको अगर बड़ा स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो चलिए हम फॉर्मूलाज पढ़ते हैं जो कि इजीली आपको क्वेश्चन में इतने इजी नहीं देता, एग्जाम में सॉरी इतने इजी नहीं देते। ठीक है, कभी कभी दे देते हैं, जैसे आजकल नीट का पैटर्न बहुत इजी हो गया है, बट आप कह नहीं सकते नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है, तो हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए खुद को।
चलिए देखते हैं, पहले आप इसे नोट कर लें। चलिए देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट जीआई। उदास नहीं होने का कि बड़े बड़े क्वेश्चन दे देंगे मैम तो कैसे सॉल्व करना, मैं हूं ना, मैं बता रही हूँ, आप चिल मारो, ठीक है। उदास नहीं होने का, स्माइल करने का। तो चलिए जैसे कि हम देख सकते हैं R1 कोई भी एक फॉर्म है, जैसे C2H5 हो गया, कोई भी बड़ा ग्रुप है, उसको हमने R1 से डिनोट कर दिया, ठीक है। और ये CH डबल बॉन्ड CH जहाँ पे हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकते हैं वो ग्रुप लिखे। फर्दर कितने भी आपको बड़े दे दे आप सॉल्व कर सकते हो। और वहां पे क्या है R2 या R1 भी हो सकता था, R2 भी हो सकता था, R1 भी हो सकता था। तो हमने R1 करके डिनोट किया। अब चलिए देखते हैं, अगर R1 एंड R2 इज नॉट इक्वल, अगर R1 एंड R2 इक्वल ना हो तो हम कैसे जीआई को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अगर आपने देख लिया कि यहाँ पे लास्ट ग्रुप जो डबल बॉन्ड के बाद कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप अगर दोनों साइड सेम ना हो, ठीक है, तो क्या होंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 की पावर n से। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू इसको देखते हैं। जैसे CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH C2H5। अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ यहाँ पे R1 था, क्या हो जाएगा ये, एंड ये क्या हो गया मेरा R2, क्योंकि दोनों सेम नहीं है, आप देख सकते हैं। अब आप देखिए, चलो आपको ये लग रहा हो मैम ऐसे कैसे, तो आप देख लो ऐसे, ये H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बड़ा कर देते हैं, तो ठीक है आप देख सकते हैं। अब हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेर कैलकुलेट करने की, इसमें टोटल कितने बनेंगे, तो ठीक है ये और भी बड़ा कर सकते थे, आपको बस लास्ट ग्रुप देखना है कि वो सेम है या अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर n में आप देख सकते हैं n की वैल्यू क्या होगी, n इज है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, आप लिख लीजिए n इक्वल्स टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड्स कौन से, जो जीआई शो कर रहे हैं वो वाले डबल बॉन्ड, जरूरी नहीं कि सारे डबल बॉन्ड जीआई ही शो करे। आपने पहले पिछले क्वेश्चन में देखा कि अगर साइड के दोनों ग्रुप सेम हो तो मतलब वो जीआई शो नहीं करेंगे, पर हमने क्या बोला कि n इज है व्हाट, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स दैट शो जीआई। ठीक है, अब आप देखिए 2 की पावर n क्या हो गई, n की वैल्यू यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे एक ही था जो जीआई शो कर रहा है, तो 2 की पावर n इज 1 दैट इज 2, मतलब टोटल 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, दैट इज आप जान चुके हैं क्या, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मार्कर गिर गया मेरा। इफ R1 इज नॉट इक्वल टू R2, सॉरी यहाँ पे इक्वल होगा, हमने नॉट इक्वल पढ़ लिया। इफ R1 इज इक्वल टू R2 देन नंबर ऑफ जीआई कैसे कैलकुलेट करें, इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1 है। यहाँ पे p क्या है, आपने देख लिया कि n का मतलब क्या था, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो जीआई शो कर रहे थे, और p का मतलब क्या है कि n इवन नंबर में है तो p कैसे निकालेंगे, n/2, और अगर डबल बॉन्ड ऑड नंबर में है तो p कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n प्लस 1/2, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ स्पेस कम पड़ रहा है, आप इसे नोट कर ले, मैं ऊपर वाले रब कर देती हूँ, ठीक है, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। ये आपको देखने में थोड़ा डरावना लग रहा होगा कि p+1 कैसा कॉम्प्लेक्स गंदा सा दिख रहा है, पर जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इसी से सॉल्व होता है, फिर चेहरे पे जो स्माइल आती है वो बहुत अच्छी लगती है। चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 सॉरी CH2 ले लो आप, CH डबल बॉन्ड CH। हम सिमेट्रिकल केस ले रहे थे, मतलब R1 इज इक्वल्स टू R2, और आप देख लो यहाँ पे हमने ले लिया फिर से CH3, तो आप देख सकते हैं कि बीच अगर हम काटेंगे तो इधर भी सिमेट्रिकल होगा, इधर भी सिमेट्रिकल होगा, मतलब R1 हेयर इज इक्वल्स टू R2। चलो आप ठीक है, आपको अगर बहुत ये लग रहा है सिंगल बॉन्ड नियम कर देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करें, सिमेट्रिकल है आप देख सकते हैं, कार्बन से जुड़ा हुआ इधर भी ग्रुप सेम है उधर भी ग्रुप सेम है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं।
टू की पावर n माइनस वन प्लस क्या था, टू की पावर p माइनस वन। अब देखिए n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 एंड 2, मतलब n क्या है, इवन है, n इज है इवन। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्या था हमारा, टू की पावर n माइनस वन प्लस टू की पावर p माइनस वन, और p कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, इवन है तो p की पावर n की वैल्यू कितनी थी, 2 बाई 2 है इज 1। तो आप देख सकते हैं 2, n की वैल्यू भी हमारी 2 है, 2 की पावर 2 माइनस वन प्लस 2 की पावर p की वैल्यू कितनी थी, 1 माइनस वन। तो आप देख सकते हैं 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। किसी भी यूनिट की पावर अगर 0 होती है तो उसको 1, उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब 2 प्लस 1 दैट इज टोटल 3 आइसोमर बनेंगे इसके, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब आप देखिए कौन कौन से, आपको लग रहा होगा मैम 3 कैसे, ऑड ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं बता रही हूँ, आप चल मारिए। ठीक है, आप देखिए क्या होगा, एक बनेगा आपका सिस सिस, एक क्या बन जाएगा, सिस सिस बनेगा, यहाँ पे सिस फॉर्म, यहाँ पे सिस फॉर्म। दूसरा क्या बन सकता है, ट्रांस ट्रांसिस, या फिर सिस ट्रांस भी, वाइसे वर्सा भी आप ले सकते हो, क्योंकि सिमेट्रिकल केस है तो इधर सिस लो इधर सिस लो, जैसे कि मैंने नोमेनक्लेचर में आइसोमर में आपको पढ़ाया था कि दोनों तरफ से एक ही बात होती है, पर अगर सिमेट्रिकल केस हो तो वाइसे वर्सा, मतलब सिस सिस, ट्रांस सिस या सिस ट्रांस, और फिर तीसरा क्या हो जाएगा, ट्रांस ट्रांस। हो गए 3 फॉर्म। ठीक है, होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं फर्दर उसको सॉल्व करूंगी, एक प्लस और एक वीडियो लेक्चर लेके आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और अगर मैंने आपसे पूछा अगर आपको डाइपोल मोमेंट में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका लेक्चर डाल दूंगी। ठीक है, आप मेरे चैनल के साथ बने रहे, मन लगाकर पढ़ाई करें, और बोर्ड सामने आ रहा है तो आप अच्छे से फोकस करें, डेफिनेशंस पे भी ध्यान दें, और एनसीईआरटी की चिंता तो आप ना ही करें, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी कवर करती हूँ। ठीक है, और साथ साथ आपकी जेई और या आपने नीट दे रहे तो नीट की तैयारी भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने अब तक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ना किया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।